अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। और स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस को हमने स्टूडेंट दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और एस्टिमेशन को फिर हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। स्टूडेंट, इंटरवल एस्टिमेशन में हमने स्टडी किया कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, फॉर डिफरेंस मीन μ1 माइनस μ2, फॉर प्रपोर्शन एंड फॉर डिफरेंस प्रपोर्शन। ये हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टडी किया और उसके हमने फार्मूले किए, उसके इक्वेशन किए। और उसके बावजूद अगर उन क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे, आप पूछ सकते हैं मेरे से। और साथ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो आज स्टूडेंट हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को स्टडी करेंगे और उसमें भी उसी तरह के ही फॉर्मूले यूज़ होते हैं जो हमने एस्टिमेशन में किए, इंटरवल एस्टिमेशन में किए। तो सेम कैलकुलेशन, सेम तरह के फॉर्मूले, कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपको याद रखना। तो उम्मीद है कि इंटरवल के क्वेश्चन आपने किए होंगे, अच्छे तरीके से किए होंगे। और जो स्टूडेंट इंटरवल के क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेता है उसके लिए ये टेस्टिंग की कैलकुलेशन और इसका डाटा निकालना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता अगर उसने खुद किए हो तो। बाकी रह गया इसकी डेफिनेशन। तो स्टूडेंट, testing of hypothesis is a procedure which enable us to decide on the basis of information obtained by sampling। हम सैंपल से इंफॉर्मेशन लेके डिसाइड करते हैं किसी स्टेटमेंट के बारे में, किसको हमने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, अबाउट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। तो वो जो प्रोसीजर है उसको हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। स्टूडेंट, वही एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी स्टेटमेंट, यानी कि कोई स्टेटमेंट है, फर्ज करो मैं कोई भी स्टेटमेंट कहता हूँ कि जियो इज़ बेटर देन ARY। ये एक मेरी स्टेटमेंट है, जियो चैनल इज़ बेटर देन ARY। मैंने एक स्टेटमेंट दे दी। अब ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। आप कोई बात करते हो वो गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। तो उसको फिर स्टूडेंट हम सैम्पल इंफॉर्मेशन से डिसाइड करते हैं कि वो जो स्टेटमेंट है वो ठीक होगी या गलत होगी, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है? सच a statement or assumption which may or may not be true is called statistical hypothesis। एक ऐसी स्टेटमेंट जो ठीक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। वो तो जब हम स्टूडेंट उसको चेक करेंगे ना, टेस्ट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा वो गलत है या ठीक है। लेकिन पहले आपने एक स्टेटमेंट दे दी। अब आपने एक स्टेटमेंट दी है कि जो कॉलेज ए है वो कॉलेज बी से बेहतर है, कॉलेज ए जो है वो कॉलेज बी से बेहतर है। मैंने यहाँ पे ए बी का नाम यूज़ किया, किसी कॉलेज का नाम नहीं लिया। तो कॉलेज ए जो है कॉलेज बी से बेहतर है, ये आपकी स्टेटमेंट। अब उसके बाद एक बाकायदा प्रोसीजर होता है जिसके जरिए हम वेरीफाई करेंगे आपकी स्टेटमेंट को, क्या है वो आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, गलत है या ठीक है। क्या आपने एक स्टेटमेंट तो दे ही दी, वो जो स्टेटमेंट है वो गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, मफरूजा कहते हैं। मफरूजा नहीं तो उर्दू में, उसको हम स्टूडेंट हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक टर्म यूज होती है नल हाइपोथेसिस। ये आज तकरीबन थ्योरेटिकली होगा काफ़ी। तो
इसको आपने स्टूडेंट जेल में रखना है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? A null hypothesis generally denoted by symbol H naught। नल हाइपोथेसिस को हम किससे डिनोट करते हैं? H naught से डिनोट करते हैं। Is any hypothesis which is to be tested for possible rejection या nullification under the assumption that it is true। क्या उसकी डेफिनेशन है कि any hypothesis which is to be tested for the possible rejection under the assumption that it is true। उसके assumption तो ये ठीक है, तो उसको हम टेस्ट करते हैं उसकी पॉसिबल रिजेक्शन के लिए। जब फिर इसके क्वेश्चन करेंगे तो फिर इसको मजीद आपको मैं इसके एग्जांपल भी दूंगा। तो उसके बाद स्टूडेंट आपके पास आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। An alternative hypothesis any other hypothesis which we are willing to accept when the null hypothesis H naught is rejected। जब H naught रिजेक्ट होता है तो उसका कोई अल्टरनेटिव तो होगा ना। हमने एक स्टेटमेंट दी है कॉलेज ए इज बेटर देन कॉलेज बी। कॉलेज ए इज बेटर देन कॉलेज बी, ये मेरी स्टेटमेंट है। अगर स्टूडेंट ये मेरी स्टेटमेंट गलत साबित हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका अल्टरनेटिव क्या होगा कि कॉलेज बी इज बेटर देन कॉलेज, कॉलेज बी इज बेटर देन कॉलेज, इसका अल्टरनेटिव होगा। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ, कॉलेज ए इज बेटर देन कॉलेज बी, कॉलेज ए इज बेटर देन कॉलेज बी, ये मेरी स्टेटमेंट है जिसको मैं नल हाइपोथेसिस कहता हूँ। तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, आप उसके टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हो और ये रिजेक्ट हो जाता है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? इसका अल्टरनेटिव ये होगा कि कॉलेज बी इज बेटर देन कॉलेज ए। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट व्हेन नल हाइपोथेसिस H naught is rejected, that is called alternative hypothesis। It is denoted by H1 और HA। H1 से भी डिनोट करते हैं, HA से भी डिनोट करते हैं, ये अल्टरनेटिव आमतौर पे H1 से भी डिनोट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस H naught is thus tested against an alternative hypothesis H1। For example, our null hypothesis is H naught mu is equal to 62 इंच। तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा? H1 not equal to 62 इंच और H1 mu less than 62 इंच, या एक और स्टूडेंट इसका ऑप्शन बन सकते हैं, ज़रा रिपीट कीजिएगा अपने जहन में क्या हो सकते हैं मेरे लिखने से पहले। ग्रेटर देन, अब ये देखो H नॉट आपके पास म्यूज इक्वल टू 62 इंच है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा? आपके जहन में क्या बात जाती है? या वो ग्रेटर होगा, या वो लेस होगा, या नॉट इक्वल टू होगा। तीन इसके ऑप्शन बन रहे हैं अल्टरनेटिव के, या वो नॉट इक्वल टू होगा, या लेस होगा, या ग्रेटर होगा। क्लियर? और नॉट इक्वल टू का सेंस यही बनता है, अगर नॉट इक्वल टू का मतलब ये या वो लेस होगा या वो ग्रेटर होगा। तो ये स्टूडेंट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस, और इस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये दो चीज़ें काफ़ी अहम हैं कि नल हाइपोथेसिस बनाना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना और नल हाइपोथेसिस लिखना, ये क्वेश्चन के अंदर काफ़ी अहम है। अगर आपको इसकी समझ लग जाती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप 90% क्वेश्चन आपको आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट कुछ टर्म यूज़ हो रही हैं, वो आपने याद रखनी है, आगे जाके कहीं यूज़ होंगी। टाइप फर्स्ट एरर, टाइप फर्स्ट एरर। On the basis of sample information, if we reject a true null hypothesis, then it is called type first error। The probability of making a type first error is denoted by alpha।
And type second error, if we accept null hypothesis H naught, when H naught is false, when H naught is false, then is called type second error. Probability of making type second error is denoted by beta. अब एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूँ. टाइप फर्स्ट एरर क्या है? ठीक को रिजेक्ट करना, सही चीज को रिजेक्ट करना. वी रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस. ठीक को रिजेक्ट करना. एक लायक बच्चा उसको फेल कर देना. एक बेहतरीन प्लेयर है उसको ना सिलेक्ट करना. तो ये क्या है? वो रिजेक्टेड ट्रू नल हाइपोथेसिस. ठीक है लेकिन उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड टाइप फर्स्ट एरर. ये पहली टाइप की एरर है. और गलत को एक्सेप्ट कर लेना. व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस. तो गलत को एक्सेप्ट करना ये टाइप सेकंड एरर है और ठीक को रिजेक्ट करना ये टाइप फर्स्ट एरर है. क्लियर हो गया? गलत को एक्सेप्ट करना टाइप सेकंड एरर है और ठीक को रिजेक्ट करना ये टाइप फर्स्ट एरर है. उन्होंने एक बंदा इस काबिल ही नहीं है, उसको आप क्रिकेट में अच्छा सिलेक्ट कर लेते हो, विकेट कीपर या कोई बैट्समैन, तो आपने गलत को एक्सेप्ट किया है ना. इसलिए गलत को एक्सेप्ट करना टाइप सेकंड एरर और ट्रू को रिजेक्ट करना टाइप फर्स्ट एरर. इसको हम अल्फा से नोट करते हैं और स्टूडेंट इसको हम बीटा से नोट करते हैं. सॉरी, बोलते बोलते गला खुश्क हो जाता है. पढ़ाना मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है. आप तो ऑनलाइन बस बिस्तर पे लेटे हुए मोबाइल से बस देख रहे होंगे, ऑनलाइन स्टडी हो रही होगी, लेकिन टीचर के लिए पढ़ाना मुश्किल होता है. उसके बाद टर्म है टेस्ट स्टैटिस्टिक. यहाँ पे एक आपके आसानी के लिए ये बता दूँ, जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं ना ये टेस्टिंग में, उसको हम टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं. चलो इस सेंस में जरा आपको बता दूँ. A statistic which provide a basis for testing of null hypothesis. जो हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो चीज़ हमें एक बेस प्रोवाइड करती है ना, उसको हम कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक. कहते हैं ना, आपने एक स्टेटमेंट दी तो इसके किस बेस पे आप ये बात कर रहे हैं. तो which provides a basis for testing of null hypothesis is called test statistic. Every test statistic has a probability distribution या sampling distribution. तो टेस्टिंग को हाइपोथेसिस में, जब आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, ये उसमें उसका बड़ा अहम किरदार है टेस्ट स्टैटिस्टिक. इसके बाद स्टूडेंट ये एक्सेप्टेंस रिजेक्शन रीजन, फिर वन टेल टू टेल टेस्ट क्या होता है, और उसकी ये शक्ल भी बनी हुई है, और वो मैं कल वाले लेक्चर पे रखूँगा, क्योंकि वो मुसलसल अगर थ्योरी हो जाएगी आप बोर हो जाएंगे. तो आज थोड़ा सा अभी फॉर्मूलों की तरफ लेके चलता हूँ आपको मैं. स्टूडेंट टेस्टिंग को हाइपोथेसिस का एक जनरल प्रोसीजर है और इसके 6 स्टेप होंगे. इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आपने 6 स्टेप में करना होगा, जब आपने याद रखना है. जितने भी होंगे उसको आपने 6 स्टेप में करना होगा. पहला स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. पहले स्टेप में आपने हाइपोथेसिस बनाना है. दूसरे स्टेप में आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में डिसाइड करना है, जो कि अल्फा होता है, जिसको हम 5% भी लेते हैं, 10% भी लेते हैं, 1% भी लेते हैं. और स्टूडेंट अगर उसने यहाँ पे कुछ ना बताया तो आपने 5% लाजमी लेना है. जिस तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल में वो बताता है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो कि स्टूडेंट 1 माइनस अल्फा होता है. तो यहाँ पे भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको बताएगा जो कि अल्फा होता है, और वो क्या हो सकता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, या 1% होता है. ये इसका होता है कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो उसमें आपको इतने % छूट है. इस सेंस में चलो आपको मैं समझा देता हूँ.
तो इसलिए ये 5%, 10% और 1% है। तो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें आपको गलती की गुंजाइश 90% तो नहीं हो सकती ना, कम ही होगी ना। तो ये 5%, 10%, 1%, अगर इसमें ना दिया जाए तो अल्फा आपने क्या लेना है, 5% लेना है बाई डिफॉल्ट। तो ये स्टूडेंट दूसरा स्टेप है। और ये आपको बता दूं, ये दूसरा स्टेप आपने जितने भी टेस्टिंग और हाइपोथेसिस के क्वेश्चन करने हैं, जितने भी टॉपिक करने हैं, तमाम में ये दूसरा स्टेप सेम होगा। इस पे बार बार दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा स्टेप, टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो फॉर्मूला आपने यूज करना है। द स्टैटिस्टिक दैट विल एनेबल अस टू टेस्ट आवर हाइपोथेसिस, यानी जो आपने फॉर्मूला यूज करना है जिसकी बेस पे आपने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। सो ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक, यहाँ पे आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये आपने लिखना है, और वो आगे चल के आपको बताता हूँ आपका फॉर्मूला के बारे में। तो ये हर टॉपिक के मुताबिक जो भी फॉर्मूला वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर आ गया चौथा स्टेप, क्रिटिकल रीजन। यहाँ पे हमने डिसाइड करने हैं, टेबल देखने हैं, क्रिटिकल रीजन कौन सा होगा, एक्सेप्टेंस रीजन कौन सा होगा। तो स्टूडेंट ये 4 स्टेप भी जितने भी आपने टेस्टिंग को हाइपोथेसिस के क्वेश्चन करने हैं, 4 स्टेप सेम होगा। ये मुझे आपको एक दफ़ा ही बताना पड़ेगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल रीजन, और जो कुछ भी आपने कैलकुलेट करना होगा ये अपने 5वें स्टेप में करना है, कैलकुलेशन। देखो मैंने पीछे कोई कैलकुलेशन की बात नहीं की, यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाना है, यहाँ पे जस्ट आपने ये लिखना है अल्फा कितना है, यहाँ पे आपने फार्मूला लिखने हैं, यहाँ पे आपने क्रिटिकल रीजन लिखने हैं, और स्टूडेंट 5वें स्टेप में आपने कैलकुलेशन करनी है। जो कुछ कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करने हैं, वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं, आपने जेड कैलकुलेट करना है, आपने टी कैलकुलेट करना है, जो कुछ भी कैलकुलेट करना है आपने 5वें स्टेप में करना है। बात कर स्टूडेंट पहले शुरू से ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं, पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये स्टेप बड़ी तरतीब से लिखे हुए, इसी तरतीब से आपने सारा काम करना है। अगर स्टेप के आगे पीछे हो जाएंगे तो फिर ज़रा वो मुनासिब नहीं होता बात कर, क्योंकि जब ये प्रोसीजर है तो आपको वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन, आपने नतीजा क्या निकालना है, आपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, क्या नतीजा निकालना है। तो ये स्टूडेंट छठा स्टेप है, तो ये भी आपको एक दफ़ा बताना पड़ेगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैलकुलेशन आप किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट छठा स्टेप, पांचवा स्टेप, चौथा स्टेप, ये एक जैसे हैं। यहाँ पे आपने कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे क्रिटिकल रीजन है, यहाँ पे कैलकुलेशन है। ये फार्मूला है, जो फार्मूला होगा उसके मुताबिक उसकी यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, जो फार्मूला होगा उसके मुताबिक उसकी यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। दूसरा स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये सेम होगा हर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन के अंदर, ये सेम होगा। और यहाँ पे आपने हाइपोथेसिस बनाना है, वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 6 में से एग्जैक्ट 3 स्टेप तो आपने सेम रहने देने, एक दूसरा, एक चौथा, एक छठा। तो जो तीसरा और पांचवा है उसमें क्या होगा, जो तीसरे में आपने फॉर्मूला यूज़ किया होगा उसके मुताबिक उसी तरह की यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे 5वें स्टेप में, वो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे। अब उम्मीद है कि आपको ये जनरल प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट म्यू, डिफरेंस मीन, प्रपोर्शन, डिफरेंस प्रपोर्शन। अगर आपको याद हो तो हमने इंटरवल में क्या पढ़ा था, यहाँ पे था कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू वन माइनस म्यू टू, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पी, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पी वन माइनस पी टू। इन्हीं का हमने इंटरवल स्टडी किया था स्टूडेंट, इन्हीं का इंटरवल, और अब इन्हीं की हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो पैरामीटर के मैंने शुरू में बताया था, पैरामीटर का यहाँ पे इंटरवल स्टडी करेंगे और पैरामीटर की हम टेस्टिंग करेंगे। उसी तरह ही मैंने यहाँ पे 4 स्टेप लिखे हुए हैं, जिस तरह मैंने इंटरवल में 4 स्टेप लिखे थे। तो इसमें पहला टॉपिक है, उसके आज फॉर्मली डिस्कस करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। पहला टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट म्यू। तो उसका पहला, अब ये मैं स्टेप वाइज, पहला स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाना। एच नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट
H1 नॉट इक्वल टू H1 ग्रेटर देन या H1 लेस। तो स्टूडेंट यहाँ पे ज़रा इसको समझना ध्यान से। H नॉट इक्वल टू हमेशा H नॉट के साथ आता है, H1 के साथ इक्वल टू की अलामत नहीं आती। नॉट इक्वल टू आ सकता है, ग्रेटर आ सकता है, लेस आ सकता है, लेकिन इक्वल टू हमेशा H नॉट के साथ होगा। एक तो ये आपने पक्का पक्का याद रखना, H नॉट के साथ क्या होगा, इक्वल टू होगा। H1 क्या हो सकता है, नॉट इक्वल टू या ग्रेटर या लेस। अगर आपके जेन में इसके अलावा कुछ और हो सकता है बता सकते हैं, या तो वो नॉट इक्वल टू होगा, या वो ग्रेटर होगा, या उसका अल्टरनेटिव यही हो सकता है ना, या वो नॉट इक्वल टू होगा, या वो ग्रेटर होगा, या वो लेस होगा। ठीक है, होगा इनमें से कोई तीनों में से एक। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो होगा इन तीनों में से कोई एक। वो कौन सा होगा ये आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि वो आप नॉट इक्वल टू लिखेंगे, उसको ग्रेटर लिखेंगे, लेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट को समझ के आपने बताना है कि क्या होगा। होगा इन तीनों में से कोई एक। क्लियर, ये पहला स्टेप है। अच्छा जी, दूसरा स्टेप वही आ गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। तो इनमें से कोई एक वैल्यू होगी, या 5% होगा, या 10% होगा, या 1% होगा। तो अभी क्योंकि जर्नल फॉर्म लिख रहा हूँ इसलिए मैंने दो तीनों लिख दिए। तो स्टूडेंट इन तीनों में से कोई एक ही होगा। अगर ना दिया जाए तो आपने यहाँ पे 5% ही यूज कर लेंगे। क्लियर, अब तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं, टेस्ट स्ट्रेटजी। आपने यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था। आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो आपको स्टूडेंट याद होगा जिस हमने इंटरवल में किया था, इंटरवल फॉर म्यू के लिए 3 पॉइंट थे। 3 पॉइंट अगर आपको याद हो, 3 पॉइंट का अगर आपको पता हो तो आप डिसाइड कर लेते हो कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। उसी तरह वही सेंस, अगर आपको तीनों पॉइंट याद हो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिग्मा दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। इसमें सिग्मा आ रहा है ना, सिग्मा गिवन है जिस तरह इंटरवल के पहले फॉर्मूले में था। फिर वही सेकंड कंडीशन, व्हेन सिग्मा इज नॉट गिवन एंड ग्रेटर देन 30, तो ये वाला फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर एन अंडर रूट, ये कैपिटल एस। अब यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूले में इनके नहीं लिखूंगा, एक्स बार का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, एस का फॉर्मूला पहले लिखा हुआ इंटरवल में, आपने कैलकुलेट किया हुआ है, आपको पता है किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। फिर थर्ड कंडीशन वही इंटरवल की तरह, व्हेन सिग्मा इज नॉट गिवन एंड लेस देन 30 वो यूज टी। अब टी में चले जाते हैं, वहां पे भी हम तीसरे पे टी पे चले जाते थे, एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर एन अंडर रूट। ये स्मॉल एस है। स्मॉल एस क्या होता है, कैपिटल एस क्या होता है, ये मैंने इंटरवल में बताया हुआ है। और मैं ये अब अज्यूम कर रहा हूँ कि वो चीज़ें आपने की हुई हैं, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा इतना इन पे जोर नहीं लगाना पड़ेगा, तो वो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। तो ये तो स्टूडेंट 3 स्टेप हैं। तो जिस तरह आपने इंटरवल में आपको फ़ौरन पता लग जाता था कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, उम्मीद है यहाँ भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। सेम ही तरीका, सेम ही कैलकुलेशन, सेम ही डाटा निकालना। उसी तरह ही सिग्मा क्या है, एक्स बार क्या है। इसमें एक इंटरवल से अलग बात होगी, इसमें एक्स बार और म्यू दोनों दिए जाएंगे। वहाँ पे सिर्फ एक्स बार दिया जाता था ना, यहाँ पे स्टूडेंट एक्स बार और म्यू दोनों दिए जाएंगे। तो फिर आपने डिसाइड करना होगा कि एक्स बार कौन सा और म्यू कौन सा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नोटेशन आपको पता होनी चाहिए, और अच्छी तरह पता होना चाहिए कि सैंपल मीन को किससे डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन मीन को किससे डिनोट करते हैं, और स्टेटमेंट से किस तरह पता चलेगा कि यह सैंपल मीन और ये पॉपुलेशन मीन है। ये तो हो गया जी फार्मूला। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये क्रिटिकल रीजन, चौथा स्टेप क्रिटिकल रीजन। तो उसके लिए अगर आपने हाइपोथेसिस H1 ये वाला बनाया हो, अगर आपने हाइपोथेसिस ये वाला बनाया हुआ है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपने टेबल देखना है, ये क्रिटिकल रीजन है। अगर आपने H1 ये वाला बनाया हुआ है तो आपने इस तरीके से क्रिटिकल रीजन देखना है, और अगर आपने H1 ये बनाया हुआ है तो ये क्रिटिकल रीजन होगा। इस तरीके से आपने टेबल देखना है। होगा इन तीनों में से कोई एक ही।
जिस तरह मैं हाइपोथेसिस में बताया ना कि H1 तीनों में से कोई एक ही होगा, तो यहाँ पे भी होगा तीनों में से कोई एक ही है। अगर आपके पास ये है तो आप ये क्रिटिकल रीजन और इस तरीके से आपने टेबल देखना है। अगर H1 आपके पास ये बन रहा है तो ये क्रिटिकल रीजन स्टूडेंट और इस तरीके से आपने टेबल देखना है। और अगर H1 आपके पास ये बन रहा है तो ये क्रिटिकल रीजन और इस तरीके से आपने टेबल देखना है। दोनों सेम ही है, ये Z और T में और कोई फर्क। T टेबल देखना आपको आता है, Z टेबल देखना आपको आता है, मजीद बता दूंगा मैं। तो ये T के लिए है, ये Z के लिए सेम नोटेशन है, इतना फर्क है, यहाँ पे T आ जाएगा। और T का टेबल आपको देखना कॉन्फिडेंस इंटरवल में मैंने बताया हुआ है। तो ये एक दफ़ा जब आपको पता चल गया तो ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा नंबर है कैलकुलेशन। यहाँ पे आपने जो कुछ भी कैलकुलेट करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और स्टूडेंट छठे नंबर पे आता है कैलकुलेशन, कि आपने नतीजा क्या निकालना है, आपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये था हमारा आज टेस्टिंग और हाइपोथेसिस का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें आज मैंने जनरल बातें बताई हैं, थ्योरी बताई है, जनरल प्रोसीजर बताया है, फिर म्यू के फार्मूले बताए हैं। और स्टूडेंट इसको आपने कल इसके हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, और उम्मीद है कि अगर इसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, याद किया होगा, तो कल वाले न्यूमेरिकल आपके लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। फिर आपने ये कल करना है, कल इसके हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।